पिता का गुस्सा, बेटी की उड़ान और एक झूठ। आखिर क्यों मारी गई राधिका यादव? जिस बाप ने अपनी बेटी की फ्यूचर बनाने के लिए 3 से 4 करोड़ रुपया खर्च कर देता है, वही बाप अपनी बेटी को गोलियों से क्यों भून डाला? ये हत्या नहीं, ये एक सपने का कत्ल था। पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए इस खौफ की कहानी जिसे आपसे छुपाया जा रहा था। इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के वजीराबाद से। 23 मार्च सन 2000 ईस्वी को राधिका यादव का जन्म होता है। राधिका यादव के पिता का नाम होता है दीपक यादव, उसकी माता का नाम होता है मंजू देवी और उसका छोटा भाई भी होता है जिसका नाम होता है धीरज यादव। राधिका यादव अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई करती है स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल से। अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई पूरी करती है। उसके बाद सन 2018 में वो कॉमर्स से 12 पास करती है। राधिका यादव स्कूल के दौरान ही टेनिस खेलने लगती है और जब वो कॉमर्स से 12 पास कर लेती है तो वो विदेश चली जाती है और 4 से 5 साल तक वो टेनिस की तैयारी करती है और वो काफी ज्यादा टेनिस में मन लगा के तैयारी करती है और उसके बाद वो टेनिस में अपनी नाम की तूती बुलवाने लगती है। वो लड़की हरियाणा में 5वां स्थान हासिल करती है और आईटीएफ महिला युगल में अपने कैरियर की सर्वोच्च 113 स्थान हासिल करती है। 18 से ज्यादा गोल्ड मेडल यानी कहें तो स्वर्ण पदक अपने नाम से दर्ज करवाती है। वो कहें तो टेनिस में अपना एक अलग नाम, अपना अलग पहचान बना लेती है। लेकिन एक मैच ने उस लड़की का सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। वो इंजर्ड हो जाती है। उस मैच के दौरान उसके घुटने पे चोट लग जाता है और वो लड़की उसके बाद से कोई मैच खेलने योग्य हो ही नहीं पाती है, बच ही नहीं पाती है। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो लड़की हार नहीं मानती है। वो संघर्ष करती है, जूझती है अपनी जिंदगी से, फिर डिसाइड करती है कि मैं बच्चों को ट्रेनिंग दूंगी और मेरे बच्चे यानी मेरे द्वारा सिखाए गए बच्चे इंटरनेशनल खेलेंगे। इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है? वो लड़की बच्चों को ट्रेनिंग देने लगती है। शुरुआती दौर में उस लड़की के पास अपना टेनिस कोर्ट नहीं होता है। जब भी बच्चों को ट्रेनिंग देना होता है तो वो रेंट पे टेनिस कोर्ट लेती है और बच्चों को लेकर वहां जाती है, फिर बच्चों को ट्रेनिंग देती है। इसका जज्बा जुनून काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। उस फील्ड में काफी ज्यादा रुचि आने लगती है और मन लगाकर जब बच्चों को ट्रेनिंग देने लगती है तो धीरे धीरे बच्चों की संख्या उसकी ट्रेनिंग सेंटर में बढ़ने लगती है। उसके पिता को लगा कि मेरी बेटी इस फील्ड में काफी कुछ अच्छा कर सकती है, काफी इंप्रूवमेंट कर सकती है, अपने नाम को देश दुनिया में बना सकती है। तो उसके पिता ने अपनी बेटी के लिए एक टेनिस कोर्ट बनवा देता है। लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपया खर्च करके टेनिस कोर्ट बनवाते हैं और उसी टेनिस कोर्ट में राधिका यादव बच्चों को प्रशिक्षित करने लगती है, ट्रेनिंग देने लगती है। क्योंकि राधिका यादव के पिता के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसके पिता बिल्डर थे। जमीन खरीद कर बिल्डिंग बनवाकर लोगों से बिल्डिंग को बेचते थे या उस बिल्डिंग को रेंट पे चलाते थे। पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। लगभग मंथली 10 से 15 लाख रुपए उसके पिता महीने के कमा लेते थे। उसका जो छोटा भाई था धीरज यादव, वो भी बिल्डर था पेशे से। वो भी पिता के साथ बिल्डिंग बनवाता था, किराए पे देता था या उस बिल्डिंग को बेच देता था। पैसे की उस फैमिली में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं थी। इसीलिए वो पिता दिन रात अपनी बेटी के पीछे लगा रहता था कि मेरी बेटी सेट हो जाए, अपना करियर बना ले और कुछ अच्छा करे जिससे कि मुझे प्राउड महसूस हो, प्राउड फील हो। और वो लड़की मेहनत करती है, काफी ज्यादा जिंदगी में संघर्ष करती है, अदर अदर फील्ड में भी काम करती है। वो लड़की एल्बम में भी काम करती है, लेकिन वहां सफलता जब नहीं मिल पाती है तो फिर टेनिस पे ही ध्यान देने लगती है और टेनिस में ही बच्चों को प्रशिक्षित करने लगती है और धीरे धीरे उसके पास बच्चों की होड़ लग जाती है। आसपास के लोगों की नजर भी राधिका यादव पे पड़ने लगती है। उसके गांव के लोग भी राधिका यादव पे नजर डालने लगते हैं, यानी देखने लगते हैं कि ये लड़की काफी ज्यादा उन्नति कर रही है, ये लड़की काफी ज्यादा पैसे कमा रही है। वक्त आता है 2023। 2023 में राधिका यादव को एक एल्बम का ऑफर आता है, जिस एल्बम का नाम होता है कारवा। राधिका यादव उस एल्बम में काम भी करती है और उस एल्बम का प्रोड्यूसर होता है जिशान अहमद। उस एल्बम का एक्टर होता है, लीड एक्टर होता है इमामुल हक और उस
एल्बम की लीड एक्ट्रेस होती है राधिका यादव। राधिका यादव उस एल्बम में काम भी करती है, वो एल्बम शूट भी होता है, रिलीज भी होता है, लेकिन वो ज्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाता है। एल्बम लोगों तक वो गाना पहुंच ही नहीं पाता है। लेकिन राधिका यादव के गांव वालों तक वो गाना पहुंच जाता है, राधिका यादव के रिश्तेदारों तक वो गाना पहुंच जाता है, और लोगों को लगा कि राधिका यादव बहुत बड़ी आदमी बन गई है, बहुत ज्यादा काम कर रही है, बहुत ज्यादा पैसे कमा रही है, अब इसके पिता को कोई दिक्कत नहीं है। राधिका यादव के पिता यानी कहें तो अपने गांव से कुछ ही किलोमीटर के दूरी पे दूध लाने के लिए जाते थे, और जब भी वो दूध लाने के लिए जाते थे तो आसपास के गांव के लोग, कुछ चंद लोग उसके पिता को ताना मारने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा पैसे कमा रही है, तुम्हें अब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो बेटी की कमाई खा रहे हो। राधिका यादव के पिता को धीरे धीरे ये बातें घर कर जाती है, और उन्हें इसमें तौहीन यानी कहे तो अपमान महसूस होने लगता है कि मैं बेटी की कमाई खा रहा हूँ। जब भी वो दूध लेने के लिए जाते, कुछ चंद लोगों के द्वारा उनके ऊपर आपत्तिजनक बातें बोले जाने लगती है कि तुम बेटी की कमाई खा रहे हो, तुम बेटी की कमाई खा रहे हो, जिससे राधिका यादव के पिता दीपक यादव को आपत्ति होने लगती है। वो काफी ज्यादा अपने आप को गलानी महसूस करने लगते हैं, शर्म फील करने लगते हैं कि मैं बेटी की कमाई खा रहा हूँ। वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, वही पिता समझाने की कोशिश करता है जिस पिता ने अपनी बेटी की उन्नति के लिए 2.5 से 3 करोड़ रुपए का टेनिस कोर्ट बनवा देता है, वही पिता बोलता है अब उस बच्ची को कि तुम टेनिस कोर्ट बंद कर दो। वो लड़की नहीं मानती है, बोलती है कि जिसमें मैंने अपना फ्यूचर ढूंढा, जिसके लिए इतना मेहनत किया, 4 से 5 साल में विदेश में रहकर ट्रेनिंग की, जिस प्रोफेशन को मैंने अपना जिंदगी बनाया, अगर मैं उस प्रोफेशन से कुछ अर्जित कर रही हूँ, कुछ कमा रही हूँ, तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन उसके पिता को बुराई लगने लगी थी, कुछ चंद लोगों के द्वारा उसके पिता के ऊपर टिप्पणी करने के बाद इस अच्छी चीज में भी उसके पिता की कमी नजर आने लगी थी, बुराई दिखने लगी थी, जिसके वजह से उसके पिता बार बार राधिका यादव को फोर्स करते थे कि तुम टेनिस कोर्ट बंद कर दो, परिवार में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तुम जितना रुपया मांगोगी उतना रुपया मैं दूंगा, लेकिन टेनिस कोर्ट बंद कर दो, क्योंकि लोग हमारे ऊपर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मेरी बदनामी हो रही है कि मैं इतना रुपया कमाता हूं, उसके बावजूद भी मेरी बेटी घर से बाहर निकलकर काम कर रही है, और उसके कमाए गए पैसे पे मैं पल रहा हूं, यानी कि उसकी कमाए गए पैसे से मेरी रोजी रोटी चल रही है। इस बात को लेकर पिता और बेटी के बीच हर 1-2 दिन पे तू मैं चलते रहता था, लड़ाई झगड़ा होते रहता था। कोई मानने को तैयार नहीं था, ना बेटी मानने को तैयार थी कि टेनिस कोर्ट बंद करने के लिए, और ना ही पिता मानने को तैयार था कि बेटी तुम टेनिस कोर्ट चलाओ, भला कोई कुछ भी बोले उसे मुझे कोई मतलब नहीं है। दोनों के बीच इस बात को लेकर तू मैं चलती ही रहती थी। वक्त आता है 10 जुलाई 2025। 10 जुलाई 2025 की सुबह राधिका यादव किचन में खाना बना रही थी। सुबह का 10 बज रहा था। उसके पिता दीपक यादव भी उसी घर में होते हैं, और वो अपनी बेटी से ये बात बोलते हैं कि बेटा तुम टेनिस कोर्ट बंद कर दो। वो लड़की बोलती है कि मैं टेनिस कोर्ट नहीं बंद करूंगी, टेनिस कोर्ट चलाने में आपको क्या दिक्कत है, मैं कोई बुरा काम नहीं कर रही हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ जिससे आपकी बेइज्जती हो रही है। लेकिन वो पिता नहीं मानता, वो पिता बार बार फोर्स करता है कि तुम टेनिस कोर्ट बंद कर दो। वो लड़की नहीं मानती है, और फिर दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगता है, तू मैं होने लगता है। फिर वो पिता अपने घर में जाता है और अपना सरकारी यानी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर आता है, और दीस दनादन 5 गोलियों की बरसात कर देता है अपनी बेटी के ऊपर, जिसमें से एक गोली तो नहीं लगता है, लेकिन 4 गोली उस लड़की को जाकर लगता है। एक गोली कंधे पे लगता है, और 3 गोलियां उसके पीठ में लगता है, छाती के सामने लगता है, और वो लड़की वहीं पे गिर जाती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। लेकिन आधे घंटे के अंदर ही वो लड़की कहें तो दुनिया को प्यारा हो जाती है, इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। इसी फ्लोर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उस लड़की के चाचा रहते थे, यानी दीपक यादव के छोटे भाई रहते थे, जिनका नाम था कुलदीप यादव। कुलदीप यादव अपने बेटे पीयूष के साथ अपने बड़े भाई के कमरे में आते हैं, अपने फ्लोर पे आते हैं, तो देखते हैं कि उनके बड़े भाई दीपक यादव बैठे हुए हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं।
फिर उनकी नजर टेबल पे जाती है सरकारी रिवॉल्वर पे और वहां से नजर हटती है किचन में जाती है नजर, तो पता चलता है कि लड़की यानी कि उनकी भतीजी फर्श पे गिरी हुई है और खून से लथपथ है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। आनंद फानन में उस राधिका यादव को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर उस लड़की को, उस टेनिस स्टार को मृत घोषित कर देते हैं और फिर पूरा मामला मीडिया में आ जाता है। पुलिस वाले भी इस मामले में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस मामले की जांच करने लगते हैं, तहकीकात करने लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी आकर जब उस फ्लोर में जांच करती है तो पाती है कि उसमें पूरा फ्लोर खून से लथपथ है और राधिका यादव यानी जो टेनिस स्टार थी उसको मारने वाला कोई और नहीं, उसका अपना पिता ही है। उसके पिता की गिरफ्तारी हो जाती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो दीपक यादव एक्सेप्ट करता है कि बेटी की हत्या कोई और नहीं, मैं ही किया हूं और 10 दिन से अपनी बेटी की हत्या की प्लानिंग कर रहा था और इसीलिए डेली दूध के लिए मैं जाता था, लेकिन उस दिन मैं अपने बेटे को दूध के लिए भेजता हूं और जब मेरा बेटा दूध के लिए जाता है उसी बीच में मैं अपनी बेटी को मौत की नींद सुला देता हूं। पुलिस इस मामले की जांच करती है तो कई सारे तथ्य, कई सारे खुलासे होते हैं। उसके पिता .32 कैलिबर रिवॉल्वर का प्रयोग किया था, यानी कहें तो राधिका यादव की हत्या उसी रिवॉल्वर से किया था। पुलिस ये भी जांच करती है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे किसी लड़के से उसकी नजदीकियां थी जिसकी वजह से उसके पिता ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन पुलिस इस मामले की जब जड़ तक जाकर देखती है, जांच करती है तो इस तथ्य को निराधार बताती है और बताती है कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है। मीडिया में ये भी दिखाया जा रहा है कि 2023 में वो लड़की एक एल्बम का शूट करती है और उस एल्बम का लीड एक्टर होता है इनामुल हक। उससे उसकी नजदीकियां भी दिखाई जाती है, लेकिन इनामुल हक से जब मीडिया वाले बात करते हैं तो वो इस चीज को बेबुनियादी बताता है और बताता है कि मैंने मात्र काम के सिलसिले में उस लड़की से यानी राधिका यादव से 2 ही बार मिला हूं और जब मैं कारवा की शूट कर रहा था तब उसकी मां भी वहां पे मौजूद थी और राधिका यादव ये बोली थी कि गाना पापा को बेहद पसंद आया है। मीडिया में ये बताया जा रहा है कि उसके पिता को ये सब पसंद नहीं था, जब उनकी मंजूरी नहीं थी, उन्हें पसंद नहीं था ये फील्ड, ये सब काम करना, तो भला उसके पिता ये बात क्यों बोलते कि ये गाना मुझे काफी पसंद आया है। वो लड़की अपने पिता के मंजूरी से उस गाने की शूट की थी और उस एल्बम में काम की थी। इनामुल हक से जब मीडिया वाले उसके रिश्ते पे बात करते हैं, रिलेशनशिप पे बात करते हैं, तो इनामुल हक बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उस लड़की के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बस उस लड़की से मैंने मात्र 2 बार मुलाकात किया हूं और वो भी काम के सिलसिले में मुलाकात किया हूं। वो लड़की चाहती थी कि मैं अपना फ्यूचर अब एल्बम इंडस्ट्री में बनाऊं, फिल्म इंडस्ट्री में बनाऊं, क्योंकि वो लड़की बार बार यही इनामुल हक से बोलती थी कि मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है और इस इंडस्ट्री में बहुत आगे तक जाना है। पुलिस वाले जब जांच करते हैं तो उनकी मां मंजू देवी ये बताती है कि मैं उस टाइम घर में नहीं थी, लेकिन मंजू देवी की देवर यानी राधिका यादव के चाचा ये बताते हैं कि उस समय मंजू देवी घर में ही मौजूद थी और उनका तबीयत खराब था और उनका भतीजा यानी राधिका यादव का भाई धीरज यादव काम के सिलसिले में कहीं गया हुआ था, वो उस घर में मौजूद नहीं था। राधिका यादव का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव वजीराबाद में किया गया। उस समय उसके पिता मौजूद नहीं थे। राधिका यादव को मुखाग्नि उनके छोटे भाई धीरज यादव के द्वारा दिया गया। राधिका यादव की अंतिम बात उनके ग्राउंड मैन से हुआ था, वो भी व्हाट्सएप के जरिए हुआ था और ये चैट सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जब ये मामला सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल होने लगा, ट्रेंड करने लगा, देश दुनिया के न्यूज में आने लगा, तो पुलिस वाले इस मामले की जड़ तक जाकर सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना की पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर राधिका यादव के मर्डर के पीछे का पूरा सच क्या है। अगर ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल रात्रि 8 बजे किसी और नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और अपनों की हिफाजत कीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।